अच्छा, तो सबसे पहले हम हेमरेजिक डायस्थेसिस देखेंगे ड्यू टू वास्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से। सबसे पहले ये है, तो वास्कुलर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूराज, या फिर हम वास्कुलर परप्यूराज भी कहते हैं। ये असल में ना नॉर्मली माइल्ड होते हैं और कैरेक्टराइज होते हैं कि इसमें पेटिकिया परप्यूराज या फिर इकाइमोसिस हो जाती है, जो कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में कन्फाइंड होती हैं। तो जो पैथोजेनेसिस है ना ब्लीडिंग की, वो बहुत ही पोरली अंडरस्टूड हुई है, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट हमारी हीमोस्टेसिस के, जिनमें ब्लीडिंग टाइम है, कोगुलेशन टाइम, प्लेटलेट टाइम, प्लेटलेट का फंक्शन, प्लेटलेट का काउंट, ये जो है ये यूजुअली नॉर्मल होते हैं। ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट नॉर्मल आते हैं। वास्कुलर परप्यूराज असल में अराइज करते हैं जब कैपिलरी की एंडोथेलियम को डैमेज होता है या फिर सब एंडोथेलियल मैट्रिक्स की कोई एबनॉर्मलिटी होती है, या एक्स्ट्रा वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का कोई डिसऑर्डर होता है जो कि सपोर्ट कर रहा होता है ना हमारी ब्लड वेसल्स को, उसका एक्स्ट्रा वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोई मसला हो, या फिर जब फॉर्मेशन हो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स की, तो यहाँ पे कोई मसला हो सकता है। ठीक है, वास्कुलर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो है वो इनहेरिट भी हो सकते हैं या किसी को एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम डिटेल में इनहेरिटेड जो वास्कुलर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं वो देखें, तो फ्यू एग्जांपल्स हेरिडिटरी वास्कुलर डिसऑर्डर्स की गिवन है बिलो। सबसे पहला है हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया, ऑस्लर वेबर रेंडू डिजीज़। ऑस्लर वेबर रेंडू डिजीज़, ये नेम्स आपको याद हो, ये अनकॉमन इनहेरिटेड ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अब कंडीशन जो है ना ये वाली, ये बचपन में, चाइल्डहुड में ही बिगिन होती है और इसमें क्या हो जाता है कि एबनॉर्मली टेलेंजेक्टेटिक यानी कि डायलेटेड कैपिलरीज होती हैं। अब ये टेलेंजेक्टेसियाज है ना वो पार्टिकुलरली स्किन में होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे होती हैं, और ये जो है ये सोर्स है फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग की। इसमें नोज़ में से ब्लीडिंग हो रही होगी बार बार, जीआईटी वगैरह में। दूसरा है इनहेरिटेड डिसऑर्डर कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स का। इसमें हमारे पास मार्फन सिंड्रोम आता है, एहलर डैनलॉस सिंड्रोम और स्यूडोजिंथोमा एलास्टिकम। ये सारे इनहेरिटेड डिफेक्ट्स जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स के हैं, और थस इनमें ना फ्रेजाइल स्किन की वेसल्स होती हैं और वो ईजीली ब्रूज कर रही होती है। ठीक है, तो ये इनहेरिटेड हो गए ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब हम आते हैं एक्वायर्ड वास्कुलर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब सेवरल एक्वायर्ड कंडीशन भी एसोसिएटेड है वास्कुलर परप्यूरास के साथ। उसमें कौन सी आ जाती हैं, हेनॉच शॉनलेन परप्यूरा, हेनॉच शॉनलेन परप्यूरा, हेनॉच शॉनलेन या फिर एनाफाइलेक्टोइड परप्यूरा एक सेल्फ लिमिटेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी वास्कुलाइटिस है जो कि बच्चों में होती है और यंग एडल्ट्स में। सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना वो असल में डिपॉजिट हो जाते हैं वेसल की वॉल में, जिसमें IgA होता है, C3, फिब्रिन और कुछ केसेस में प्रोपैरडिन होता है। तो ये सजेस्ट कर रहा है एक्टिवेशन हमारे अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे की एज ए ट्रिगर इवेंट। अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ठीक है, वो एज ए ट्रिगर इवेंट वो एक्टिवेट हो चुका है। हाइपर सेंसिटिविटी वास्कुलाइटिस प्रोड्यूस करेगी परप्यूरिक रैश जो एक्सटेंसर सरफेसेस हैं आर्म्स के, लेग्स के और बटक्स पे भी, एज वेल एज हेमेच्यूरिया होगा, यूरिन में ब्लड, कॉलिक की एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लीडिंग हो रही है ना क्योंकि जीआईटी में, उसकी वजह से पॉलीआर्थ्रेल्जिया होगा और अक्यूट नेफ्राइटिस होगा। इन स्पाइट ऑफ दीज हेमरेजिक फीचर्स सारे कोएगुलेशन टेस्ट जो हैं वो नॉर्मल आएंगे इस तरह के पेशेंट्स में। नंबर 2 है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम जो है ना वो डिजीज़ है इन्फेंसी की और अर्ली चाइल्डहुड में होती है, जिसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है वो होती है और वेरिंग डिग्री ऑफ अक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है। तो डिसऑर्डर जो है वो किडनी की तरफ ही कन्फाइंड रहता है, जबकि जो हाइलिन थ्रोम्बाई हैं वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में देखे गए हैं। तीसरा है सिंपल ईजी ब्रूजिंग, जिसको हम डेविल्स पिंचेस भी कहते हैं। ये इजी ब्रूजिंग अननोन कॉज की है और ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है जो वुमेंस में भी होता है और चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप की जो वुमेन है उनमें मतलब होता है। चौथा इन्फेक्शन है। बहुत से इन्फेक्शन जो है ना वो वास्कुलर हेमरेजेस करवाते हैं। वो या तो किसी टॉक्सिक डैमेज की वजह से हो रहा है, कोई टॉक्सिक डैमेज हो रहा है हमारी एंडोथेलियम को, या फिर डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन की वजह से। ठीक है,
तो ये स्पेशली प्रोन होता है टू अकर इन द सेप्टिसीमिया एंड सीवियर मीजल्स में। जब सीवियर मीजल्स हो जाते हैं तो उसमें भी ये वाला इन्फेक्शन भी क्या करवाएगा, ब्लीडिंग हेमरेज, वास्कुलर हेमरेजेस। नंबर 5, कोई ड्रग रिएक्शन, जैसे सर्टेन ड्रग्स जो है ना वो एंटीबॉडीज़ बना देती हैं और हाइपर सेंसिटिविटी करवाती हैं या फिर ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस करवाती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एबनॉर्मल ब्लीडिंग। नंबर 6 है स्टीरॉयड परप्यूरा। स्टीरॉयड परप्यूरा क्या है कि लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी या फिर जब कुशिंग सिंड्रोम होता है तो उसमें ना एसोसिएटेड वास्कुलर परप्यूरा हो जाते हैं ड्यू टू द डिफेक्टिव वास्कुलर सपोर्ट की वजह से, डिफेक्टिव हो जाती है ना तो इसलिए। नंबर 7 है सिनाइल परप्यूरा। क्या होता है कि एट्रोफी हो जाए सपोर्टिव टिश्यू की, हमारी कुटेनियस ब्लड वेसल्स का जो सपोर्टिव टिश्यू है ओल्ड एज में उसकी जो है वो एट्रोफी हो जाती है, तो वो सिनाइल एट्रोफी कॉज करवाएगा, स्पेशली डोर्सम ऑफ द फोर आर्म पे और हैंड्स पे। नंबर 8 है स्कर्वी। डेफिशिएंसी विटामिन सी की जो है ना वो कॉज करवाती है डिफेक्टिव कोलेजन की सिंथेसिस, जो कि स्किन की ब्लीडिंग को जो है ना वो कॉज करवाएगी और एज वेल एज ब्लीडिंग मसल्स में भी होगी और ओकेजनली जीआईटी में भी होगी और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स में भी, तो स्कर्वी में भी वास्कुलर ब्लीडिंग होगी। अब आ जाते हैं नंबर 2 हेमरेजिक डायस्थेसिस पे, जो कि है ड्यू टू प्लेटिलेट डिसऑर्डर। अब प्लेटिलेट का डिसऑर्डर प्रोड्यूस करेंगे ब्लीडिंग डिसऑर्डर बाय वन ऑफ द फॉलोइंग 3 मैकेनिज्म से। पहला है कि रिडक्शन हो जाए प्लेटिलेट्स के नंबर की, दैट इज़ के वेरियस फॉर्म थ्रोम्बोसाइटोपिनियाज की हो जाए। दूसरा है कि प्लेटिलेट्स का काउंट बढ़ जाए यानी थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाए। तीसरा कि प्लेटिलेट के फंक्शन में कोई डिफेक्ट आ जाए। सबसे पहले थ्रोम्बोसाइटोपिनियाज देखें, यानी थ्रोम्बोसाइट्स कम हो रहे हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिफाइन हुई है कि पेरिफेरल ब्लड प्लेटलेट काउंट जो है ना वो कम हो जाए बिलो द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल, दैट इज़ के 1,50,000 पर माइक्रोलीटर से भी कम हो जाए। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एसोसिएटेड होती है कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो, जिसमें स्पॉन्टेनियस स्किन परप्यूरा मिलेंगे हमें, म्यूकोजल हेमरेजेस एज वेल एज प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी आफ्टर किसी भी ट्रोमा के बाद, बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग होगी। हाउएवर स्पॉन्टेनियस हेमरेजिक टेंडेंसी जो है वो क्लिनिकली एविडेंट तभी होगी जब सिवियर डिप्लीशन हो प्लेटिलेट काउंट की टू अ लेवल बिलो 20,000 पर माइक्रोलीटर से भी कम हो जाए। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो 4 मेन ग्रुप ऑफ कॉजेज़ की वजह से हो सकती है। या तो प्लेटिलेट की प्रोडक्शन ही इम्पेयर हो गई है, या फिर बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, स्किन की डिस्ट्रक्शन बढ़ गई है, या फिर स्प्लीनिक सीक्वेस्ट्रेशन हो रही है। नंबर 4 डाइल्यूशनल लॉस हो रहा है। लिस्ट ऑफ कॉजेज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की इस टेबल 13.2 में गिवन है। 3 कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज हैं। ड्रग इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होती है, इसके अलावा इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा ITP, और तीसरी थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा यानी TTP। ये डिस्कस बिलो हुई है, इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। सबसे पहले जो ड्रग इंड्यूस्ड वाली जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वो देख लें, तो बहुत कॉमनली यूज ड्रग्स जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवाती हैं बाय डिप्रेसिंग द मेगा कैरियोसाइट की प्रोडक्शन ही डिप्रेस कर देंगी। मोस्ट केसेस में इम्यून मैकेनिज्म जो है वो होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ ड्रग एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं जो कि इम्प्लिकेटेड होते हैं प्लेटिलेट, जिसमें मतलब प्लेटिलेट जो है ना वो डैमेज हो जाता है एज अ इनोसेंट बाय स्टैंडर, यानी ड्रग का और एंटीबॉडी का आपस में कोई कॉम्प्लेक्स बना है जबकि साथ में जो खड़ा प्लेटलेट था वो बेचारा डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ड्रग इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है ना ये एसोसिएटेड है मेनी कॉमनली यूज ड्रग के साथ, और वो कौन सी है, उनमें कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं जैसे कि एल्काइलेटिंग एजेंट्स, एंथ्रासाइक्लिन्स, एंटी मेटाबोलाइट्स। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि सल्फोनामाइड्स जो है और PAS यानी पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, और रिफाम्पिसिन और पेनिसिलिन्स, ठीक है, ये ड्रग्स हैं। इसके अलावा ड्रग्स जो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में जो यूज़ होती हैं जैसे डाइजिटॉक्सिन, थायाजाइड, डायूरेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा डिक्लोफिनेक, एसाइक्लोविर, हेपेरिन और एक्सेसिव यूज़ इथानॉल की कंजप्शन जो है ना ये भी जो है ड्रग कॉज करवाती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कि या तो ये जो है वो डिप्रेस कर देगी मेगा कैरियोसाइट की प्रोडक्शन को, या फिर ये जो है वो डैमेज करेगी एज इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड प्लेटिलेट्स को, ये एंटीबॉडी के साथ ड्रग कॉम्प्लेक्स बना के प्लेटिलेट्स को डैमेज करेंगी।
तो क्लिनिकली पेशेंट जो है ना वो अक्यूट परप्यूरा के साथ प्रेजेंट करेगा कि उसको अक्यूट परप्यूरा होंगे। प्लेटलेट काउंट उसका जो है वो मार्कली लोअर होगा, यानी 10,000 पर माइक्रोलीटर से भी कम होंगे। और बोन मेरो में नॉर्मल या बहुत ज़्यादा बड़े हुए मेगा कैरियोसाइट्स हमें मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इमीडिएट जो ट्रीटमेंट है कि हमने स्टॉप कर देना है या रिप्लेस कर देना है उस सस्पेक्टेड ड्रग को विद द इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट कि वो अवॉइड करे टेकिंग द ऑफेंडिंग ड्रग इन फ्यूचर में, मतलब ना लें। ओकेजनल पेशेंट्स जो है ना वो रिक्वायर करते हैं टेम्पररी सपोर्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साथ, या फिर प्लाज्मा फेरेसिस या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हमने करनी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमने कहा कि है हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जब हम हेपेरिन एडमिनिस्टर करें ना तो ये डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द कॉज बाय अदर ड्रग्स इन फॉलोइंग वेज। सबसे पहला नंबर 1, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो जनरली सीवियर नहीं होती टू फॉल टू अ लेवल बिलो 20,000 पर माइक्रोलीटर, मतलब 20 से कम नहीं होगी, 20,000 पर माइक्रोलीटर से इतने कम नहीं होंगे, इतनी सीवियर नहीं होगी। दूसरा, अनलाइक द ड्रग इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो हेपेरिन इंड्यूस्ड वाली है ना, ये एसोसिएटेड नहीं है विद द ब्लीडिंग, बट इंस्टेड इस पेशेंट में ना क्या होगा कि ये ज़्यादा प्रोन होते हैं टू डेवलप थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस का चांस उनमें ज़्यादा होता है। तो अंडरलाइंग जो मैकेनिज्म है हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का कि इसमें एंटीबॉडी बन जाती हैं प्लेटलेट फैक्टर 4 के खिलाफ, ठीक है, प्लेटलेट फैक्टर 4 हेपेरिन कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। तो ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो एक्टिवेट करेगी हमारे एंडोथेलियल सेल्स को और इनिशिएट करवा देगी थ्रोम्बस की फॉर्मेशन, क्योंकि एंडोथेलियल सेल एक्टिवेट हो गए हैं। तो ये ना स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ केसेस में होता है जब पेशेंट को हम हेपेरिन दें, और उसके बाद 5 से 10 दिनों में कुछ पेशेंट्स में ऐसा हो जाता है। इसकी जो डायग्नोसिस है वो हम करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेबॉर्ट्री एंड क्लिनिकल फीचर्स के साथ विथ 4 T's। कौन से 4 T's हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसिस, टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्लेटलेट काउंट, ये T से टाइम कि कितने टाइम में वो फॉल हुए, और इसके अलावा एब्सेंस ऑफ द अदर कॉजेज़ ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर ना हो। तो ये 4 T से हम इसकी डायग्नोसिस कर लेते हैं हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की। उसके बाद तीसरा है हमारा इम्पॉर्टेंट वाला इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, यानी ITP। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा या फिर इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा ना कैरेक्टराइज होता है कि इसमें इम्यूनोलॉजिक डिस्ट्रक्शन हो जाती है प्लेटलेट्स की, और नॉर्मल या फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हमें मेगा कैरियोसाइट्स मिलेंगे बोन मेरो में, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकली वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वहाँ बोन मेरो में उनका नंबर बढ़ रहा है कंपनसेशन के लिए। अब पैथोजेनेसिस देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, जो डिजीज़ है ITP, ये क्लासीफाई हुई है ड्यूरेशन के हिसाब से अक्यूट में भी और क्रोनिक फॉर्म्स में, दोनों जो है ना उनकी डिफरेंट पैथोजेनेसिस है। अक्यूट ITP देखें तो ये एक सेल्फ लिमिटेड डिसऑर्डर है और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली उन बच्चों में देखा गया है फॉलोइंग द रिकवरी फ्रॉम वायरल इलनेस, जैसे कि हेपेटाइटिस C, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, साइटोमेगलोवायरस इन्फेक्शन या HIV इन्फेक्शन, या फिर कोई अपर रेस्पिरेटरी इलनेस। तो इस तरह के वायरल इलनेस से रिकवरी के बाद देखा गया है ये अक्यूट वाला। अब ऑनसेट जो अक्यूट का सडन होता है हमें पता है, और सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, लेकिन जो रिकवरी है ना वो हो जाती है विद इन फ्यू वीक्स टू 6 मंथ्स तक। मैकेनिज्म जो है अक्यूट वाला ITP का वो है कि फॉर्मेशन हो जाती है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की, जिसमें वायरल एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जिनमें वायरल एंटीजेंस होंगे और ना एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होगी अगेंस्ट उन वायरल एंटीजेंस के, जो कि फिर क्रॉस रिएक्ट कर जाएंगे प्लेटलेट्स के साथ और फिर उनकी इम्यूनोलॉजिक डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। दूसरी हमने कहा क्रोनिक ITP है। क्रोनिक वाली जो है ये बहुत कॉमन है एडल्ट्स में, पार्टिकुलरली जो चाइल्ड बेयरिंग एज की वुमेंस होती हैं 20 to 40 ईयर्स वाली, उनमें। अब ये डिसऑर्डर जो है वो इंसीडियसली डेवलप करता है और बहुत से सालों तक रहता है। दो क्रोनिक ITP इडियोपैथिक है, सिमिलर इम्यूनोलॉजिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया may be seen in association with SLE, एड्स एंड ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस, ठीक है, इन डिजीज़ में। अब पैथोजेनेसिस जो क्रोनिक ITP की है वो एक्सप्लेन हुई है कि इसमें क्या होता है कि एंटी प्लेटलेट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं यूजुअली बाय प्लाज्मा प्लेटलेट एसोसिएटेड IgG ह्यूमोरल एंटीबॉडीज़ सिंथेसाइज्ड मेनली इन द स्प्लीन, ठीक है, ये वाली एंटीबॉडीज स्प्लीन में बनेंगी। अब ये एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली टारगेटेड होती हैं अगेंस्ट एंटीजेंस जो कि प्लेटलेट के ग्लाइकोप्रोटीन्स पे है,
यानी ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 है एंड ग्लाइकोप्रोटीन 1b9 कॉम्प्लेक्स। कुछ एंटीबॉडीज़ जो है वो प्लेटलेट के सरफेस के अगेंस्ट भी होंगी और इंटरफेयर करेंगी उनके फंक्शन के साथ। अब प्लेटलेट के डिस्ट्रक्शन का मैकेनिज्म जो है वो उसी तरह सिमिलर है जैसा कि हमने ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमियाज में पढ़ा था। सेंसिटाइज जो प्लेटलेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे स्प्लीन के अंदर और फिर रेंडर होंगे ससेप्टिबल कि वो फैगोसाइटोज्ड हो जाएंगे हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम की मदद से। अब क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलते हैं आईटीपी में कि इसके फीचर्स है ना वो एब्रप्टली डेवलप करते हैं इन केसेस ऑफ अक्यूट आईटीपी, या फिर ऑनसेट जो है ना वो इंसीडियस हो सकता है जैसा कि क्रोनिक आईटीपी में मेजॉरिटी ऑफ केसेस में होता है। तो यूजुअल मैनिफेस्टेशन यही है कि पेटिगियल हेमरेजेस होंगे, ईजीली ब्रूज होगा वो पेशेंट, म्यूकोजल ब्लीडिंग होगी उसको जैसे कि मेनोरेजिया होगा वुमेंस में, और नेज़ल ब्लीडिंग होगी, गम्स से भी ब्लीडिंग होगी, मिलेना हेमेच्यूरा भी होगा। ठीक है, इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस जो है ना वो हावेवर रेयर है, कम होंगे, इतना कॉमन नहीं है। स्प्लीनोमेगैली हेपेटोमेगैली उन केसेस में होगी विद क्रोनिक आईटीपी, लेकिन लिम्फ एडिनोपैथी बहुत अनकॉमन है इन आइदर टाइप ऑफ आईटीपी, यानी लिम्फ नोड्स नहीं होंगे किसी भी टाइप ऑफ आईटीपी में, लिम्फ नोड्स जो है ना वो स्वॉलन नहीं होंगे। उसके बाद अब हम आ जाते हैं लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स पे। अब इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का जो है ना परप्यूरा का, इसकी डायग्नोसिस जो है वो सस्पेक्टेड है ऑन द क्लिनिकल फीचर आफ्टर एक्सक्लूडिंग द नॉन कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग हेमाटोलॉजिक फाइंडिंग। ठीक है, हम इसकी डायग्नोसिस को जो है ना वो सपोर्ट करेंगे इन हेमाटोलॉजिक फाइंडिंग से। वो कौन सी फाइंडिंग्स है? प्लेटिलेट काउंट जो है हमें मार्कली रिड्यूस मिलेगा, वो कितनी रेंज का हमें मिलेगा? 10,000 से लेके 50,000 माइक्रोन लीटर तक। ये आईटीपी की डायग्नोसिस हो रही है जो कि हमने क्लिनिकल फीचर्स पे हमें सस्पेक्टेड थी, और हमने नॉन कॉज जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का उसको हमने एक्सक्लूड किया है। तो हमें जो है 10,000 से अगर 50,000 माइक्रोन लीटर मिलता है प्लेटलेट काउंट, तो इसका ये कन्फर्मेटरी है काइंड ऑफ। दूसरा, ब्लड फिल्म में हमें ओकेजनल प्लेटलेट्स मिलेंगे जो कि ऑफन लार्ज साइज़ के होते हैं। ठीक है, ये फिगर भी देखें कि हमें ये देखिए नॉर्मल क्लम्प है प्लेटलेट्स का, लेकिन इसमें हमें आईटीपी में क्या मिलेगा? लार्ज प्लेटलेट्स होंगे और रिड्यूस्ड प्लेटलेट्स कम होंगे। ठीक है। तीसरा, बोन मैरो में जो है ना वो शो करेगा हमें, ये देखिए बोन मैरो में क्या होगा कि मेगा कैरियोसाइट्स के जो नंबर है ना वो बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिनमें लार्ज नॉन लोब्यूलेटेड जो है वो सिंगल न्यूक्लियाई होगा। लोब्यूल्स उसके वो ख़त्म हो गए, लोब्यूलेटेड नहीं रहेगा जो नॉर्मली होता है, तो इसमें नहीं होगा। और मे हैव रिड्यूस्ड साइटोप्लाज्मिक के जो ग्रेन्यूल्स है उसकी ग्रेन्युलैरिटी भी कम हो जाएगी और वैक्यूल्स हमें मिलेंगे। ठीक है, देखिए साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशन भी हमें मिलेगी। इसके अलावा कह रहा है कि विद सेंसिटिव टेक्निक्स एंटी प्लेटलेट आईजीजी एंटीबॉडीज़ भी डिमॉन्स्ट्रेट होती हैं ऑन द प्लेटलेट के सरफेस पे या फिर पेशेंट के सीरम में। एंटी प्लेटलेट आईजीजी एंटीबॉडीज़ हमें मिलेंगी। नंबर 5, प्लेटलेट का सर्वाइवल स्टडीज़ जो है ना वो रिवील करेंगे कि मार्कली रिड्यूस्ड प्लेटलेट लाइफ स्पैन है। कभी कभार जो है ना 1 घंटे से भी कम का लाइफ स्पैन होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल लाइफ स्पैन जो हमें पता है 7 to 10 डेज़ होता है, इसमें कम हो जाएगा। अब हमने ट्रीट कैसे करना है कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी 90% ऑफ द केसेस में हो जाती है अक्यूट इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा में, जबकि सिर्फ जो लेस देन 10% जो केसेस हैं ना क्रोनिक इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा के, वो स्पॉन्टेनियसली रिकवर करेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो डायरेक्टेड है कि हमने ना रिड्यूस करना है लेवल को, और सोर्स ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़ को हमने कम कर देना है, और हमने रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है ना सेंसिटाइज्ड प्लेटलेट्स की, उस रेट को भी कम करना है। ये कैसे पॉसिबल है कि हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दें, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दें जैसे कि विनक्रिस्टीन, साइक्लोफॉस्फामाइड, एजाथायोप्रीन, और स्प्लीनेक्टोमी कर दें। तो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स स्प्लीनेक्टोमी के क्रोनिक आईटीपी में हैं ड्यू टू बोथ के हमने मेजर साइट प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन की भी हटा दी, रिमूव कर दी, और दूसरा ये फ़ायदा भी है कि मेजर सोर्स ऑटो एंटीबॉडी सिंथेसिस का यही था, स्प्लीन में हो रही थी ना, तो वही नहीं बनेगी। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स भी हेल्पफुल हैं एज ए पैलिएटिव मेजर ओनली इन पेशेंट्स विद सीवियर हेमरेज। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वाली जो है वो है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरिया यानी टीटीपी, और हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम HUS।
थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा और हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम वो ग्रुप हैं थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथीज़ के, जो कि एसेंशियली कैरेक्टराइज होते हैं, ट्रायड होता है इसमें। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हमें मिलेगा, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया मिलेगी, और हाइलाइन फिब्रिन माइक्रोथ्रोम्बाई की फॉर्मेशन हो जाएगी विद इन द माइक्रोवास्कुलेचर थ्रू आउट द बॉडी। ये ऑफन लीथल और फल्मिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि यंग एडल्ट्स में होते हैं। इंट्रावास्कुलर माइक्रोथ्रोम्बाई जो है ना वो कंपोज होते हैं प्रीडोमिनेटली प्लेटलेट्स के बने होते हैं और फिब्रिन से। वाइड स्प्रेड प्रेजेंस इन प्लेटलेट माइक्रोथ्रोम्बाई की रिस्पॉन्सिबल है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लिए। ठीक है, तभी प्लेटलेट्स कम हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन प्लेटलेट्स की कंजप्शन हो गई है इन थ्रोम्बाई को बनाने में, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया में, और प्रोटीन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी। इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो अनलाइक द DIC, a clinico-pathologically related condition, activation of clotting system is not the primary event in the formation of microthrombi। जैसा कि उसमें होता था, इसमें यहाँ पे नहीं है कि प्राइमरी इवेंट जो क्लोटिंग सिस्टम जो है वो नहीं एक्टिवेट हुआ। असल में TTP जो है ना वो इनिशिएट होती है एंडोथेलियल इंजरी जब हो जाती है, जब रिलीज़ होता है वॉन विलीब्रेंड फैक्टर का एंड अदर प्रोकोएगुलेंट मटेरियल का जब रिलीज़ होता है ना हमारे एंडोथेलियल सेल्स से, तो उसकी वजह से जो है वो TTP बनेंगे। ठीक है, थ्रोम्बोसिस होगी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर पूरा होगा और माइक्रोथ्रोम्बाई बनेंगे। तो ट्रिगर जो होता है इस एंडोथेलियल इंजरी का वो कहाँ से आएगा? अब वो किसी इम्यूनोलॉजिक डैमेज की वजह से हुआ है जो डाइवर्स कंडीशंस में हो सकता है। प्रेगनेंसी में, मेटास्टेटिक कैंसर है, हाई डोज की कीमोथेरेपी की वजह से, HIV के इन्फेक्शन की वजह से, या माइटोमाइसिन C। देखिए ये भी एक एंटी ट्यूमर ड्रग ही है। अब क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलते हैं कि थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा में क्लिनिकल फीचर होते हैं माइक्रोथ्रोम्बाई की वजह से जो आर्टेरियोल्स में बन गया है या कैपिलरीज में और वेन्यूल्स में थ्रू आउट द बॉडी में। तो बिसाइड्स द फीचर ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के प्लेटलेट्स कम हुए हैं और इसके अलावा जो माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया हुई है, जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है इनके अलावा कौन सी होंगी? फीवर होगा, ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स हमें मिलेंगे और रीनल फेलियर। स्प्लीन जो है ना इस तरह के पेशेंट्स की वो पाल्पेबल होती है। अब लैब फाइंडिंग्स की बात करें, जो डायग्नोसिस जो है ना इसकी वो हम फॉलोइंग फाइंडिंग्स से करते हैं। हमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लेटलेट्स कम होंगे। दूसरा, माइक्रो एंजियोपैथिक जो हीमोलाइटिक एनीमिया है विथ नेगेटिव कूम्स टेस्ट हमें मिलेगी, ये याद रखना है। नंबर 3, ल्यूकोसाइटोसिस हमें मिलेगी, समटाइम्स जो है ना ल्यूकेमोइड रिएक्शन के साथ ल्यूकोसाइट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। नंबर 4, बोन मैरो की जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें नॉर्मल या फिर स्लाइटली बढ़े हुए मेगा कैरियोसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, जो अकम्पनी होंगे विद सम माइलॉइड हाइपरप्लेजिया भी होगा। अब डायग्नोसिस इसकी हाउएवर इस्टेब्लिश हम कैसे करते हैं? बाय एग्जामिनेशन ऑफ बायोप्सी फ्रॉम जिंजिवा, जो डेमोन्स्ट्रेट क्या करेगा? टिपिकल माइक्रोथ्रोम्बाई उसके आर्टेरियोल्स में, कैपिलरीज में और वेन्यूल्स में, अनएसोसिएटेड विथ एनी इन्फ्लामेटरी चेंजेस इन द वेसल वॉल में कोई ऐसा चेंज भी नहीं होगा इन्फ्लामेटरी। अब हम आ जाते हैं हेमरेजिक डायस्टेसिस ड्यू टू प्लेटलेट डिसऑर्डर का दूसरा कॉज जो था थ्रोम्बोसाइटोसिस का हो जाना। थ्रोम्बोसाइटोसिस डिफाइन हुई है कि प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाए इन द एक्सेस ऑफ 4 लाख माइक्रोन लीटर पर माइक्रोन लीटर। ठीक है, वाइल इसेंशियल या प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस या फिर थ्रोम्बोसाइथीमिया जो है वो डिस्कस हुई है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में अगले चैप्टर में। सेकेंडरी या रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है ना वो हो सकती है फॉलोइंग द मैसिव हेमरेज के बाद, आयरन डेफिशिएंसी में या सीवियर सेप्सिस में भी प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, मार्क्ड इन्फ्लामेशन में, डायसेमिनेटेड कैंसर्स में, हीमोलाइसिस में, या फिर स्पीनेक्टोमी के बाद। थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है ना वो कॉज करवाती है ब्लीडिंग या फिर थ्रोम्बोसिस, लेकिन कैसे ये प्रोड्यूस करती है वो नहीं पता। यानी प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं और कैसे ब्लीडिंग हो रही है या थ्रोम्बोसिस हो रही है वो नहीं पता। एज सच जो ट्रांजिटरी और सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटिस जो है ना वो रिक्वायर नहीं करती कोई सेपरेट ट्रीटमेंट अदर देन कि हमने कॉज को ही बस सही करना होगा। अब हम आ जाते हैं तीसरे तरह के डिसऑर्डर्स में, जो कि है प्लेटलेट के फंक्शंस में डिसऑर्डर हो जाए।
देखिए, डिफेक्टिव प्लेटलेट का फंक्शन जो है ना वो सस्पेक्टेड होता है पेशेंट्स में जो शो करते हैं स्किन का और म्यूकोजल के जिनमें हमें हेमरेजेस मिले और उनको जो है ना ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हुआ हो लेकिन उनका नॉर्मल प्लेटलेट काउंट हो। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हेरिडिटरी भी हो सकते हैं या एक्वायर्ड। ठीक है, काउंट वैसे इसमें नॉर्मल ही रहता है प्लेटलेट्स का। हेरिडिटरी डिटेल में देखें तो डिपेंड करता है प्रीडोमिनेंट फंक्शनल एबनॉर्मलिटी पे। इनहेरिटेड डिसऑर्डर प्लेटलेट फंक्शन के क्लासीफाई हुए हैं 3 ग्रुप में। डिफेक्टिव प्लेटलेट अडेजन हो रही है, डिफेक्टिव प्लेटलेट की एग्रीगेशन हो रही है। तीसरा डिसऑर्डर है प्लेटलेट के रिलीज रिएक्शन का। अगर अडेजन डिफेक्टिव है तो इसमें जो है कौन से हैं, सबसे पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बर्नार्ड सॉलियर सिंड्रोम। ये असल में ना एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, रिसेसिव इनहेरिटेड डेफिशिएंसी होती है इसमें प्लेटलेट की मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन की, जो कि एसेंशियल होती है कि उसको ना अडेजन करवाती है प्लेटलेट की वेसल वॉल के साथ। वो प्रोटीन इसमें नहीं होती बर्नार्ड सॉलियर सिंड्रोम में। दूसरा आता है अडेजन में मसला, वॉन विलीब्रैंड डिजीज़। अब इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट अडेजन का डिफेक्टिव है एज वेल एज इसमें फैक्टर नंबर जो 8 होता है ना उसकी डेफिशिएंसी हमें मिलेगी। दूसरे हमने कहा एग्रीगेशन में मसला है। अब इसमें है थ्रोम्बस्थीनिया यानी ग्लैंड्समैन्स डिजीज़। ये फेलियर है प्राइमरी प्लेटलेट एग्रीगेशन का विथ एडीपी या फिर कोलेजन के साथ, लेकिन सब्सिक्वेंट रिलीज एडीपी का, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का और 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन का डिफेक्टिव होता है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंट्रिंसिक डेफिशिएंसीज। ग्लैंड्समैन डिजीज़ में क्या होगा कि फेलियर है प्लेटलेट की प्राइमरी एग्रीगेशन का, एडीपी या कोलेजन के साथ वो अडेयर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ड्यू टू इनहेरिटेड डेफिशिएंसी है 2 ऑफ द प्लेटलेट मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स में। जो 2 होते हैं ना ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हमने पढ़े, तो उनमें से किसी का भी इनहेरिटेड डेफिशिएंसी है। तीसरा हमने कहा कि प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन का डिसऑर्डर, यानी कि नॉर्मल इनिशियल एग्रीगेशन प्लेटलेट्स की सही हुई एडीपी या कोलेजन के साथ, लेकिन जो रिलीज होता है ना एडीपी का, सब्सिक्वेंट प्रोस्टाग्लैंडिन का, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन का रिलीज, ये डिफेक्टिव है क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स इंट्रिंसिक डेफिशिएंसीज है। दैट्स इट, ये इनहेरिटेड हो गए। उसके बाद है एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं। तो ये सारे हमने हेरिडिटरी देखे। अब एक्वायर्ड